सराइकी वसेब 35 से ज्यादा मर्तबा बर्बाद हुआ, लेकिन फिर सराइकी वसेब की कौम और लोग पूरे कद के साथ खड़ी हुई, पूरे कद के साथ खड़ी हुई, पूरे कद के साथ खड़ी हुई, पूरी इस्तकामत के साथ खड़ी हुई, पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हुई, पूरी जिंदा दिली के साथ खड़ी हुई। मुझे वो वक्त भी याद है जब सराइकी वसेब को रंजीत सिंह ने 2 जून 1818 को बर्बाद किया, जब एक एक फुट खून मुल्तान शहर की गलियों में सराइकियों का बह रहा था, जब कुएं सराइकी औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुएं भर दिए थे, जब सराइकी औरतों ने मुल्तान की ऊंची दीवारों से अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांगे लगा के जानें कुर्बान कर दी थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब नवाब कहना ही यार दोस्त आखिरी हुक्मरान जड़ा है नवाब जिंदी किले ते दरबार है आखिरी हुक्मरान जड़ा मुल्तान दा, सॉरी मैं भूल गया फौरी तौर पर ना ज़हन जिच नहीं आंदा पे कोई दोस्त तले लेके देवे ज़रा। ओ नवाब ने उनके 5 पुत्र उसके 5 बेटों ने मुल्तान सराइकियों को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, और उसकी अकलौती बेटी नकाब करके तलवार के साथ बाहर निकली और जब तक जिंदा रही उस वक्त तक सिखों की गर्दनें उड़ाती रही। ये वो कुर्बानियां हैं जो सराइकियों ने दी हैं, ये वो कुर्बानी है, और सराइकी कुर्बानी का बड़ा इस्तारा है। याद रखो 3 महीने का घेराव किया गया। नवाब मुजफ्फर खान, बड़ी मेहरबानी से मलिक जलील साहब मुआवजा थी गया। नवाब मुजफ्फर खान के 5 बेटों ने इस धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और उसके साथ उनकी अकलौती बेटी ने नकाब लगाकर अपनी जिस्म को हाथ नहीं लगाने दिया जब तक जिंदा थी, और तहते करने के बाद अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर आखिरी बात भी याद करा दूं कि जब रंजीत सिंह ने कब्जा करने के बाद सराइकी वसेब की फ़ौज को, सराइकियों की फ़ौज को गिरफ्तार किया, नवाब मुजफ्फर खान को गिरफ्तार किया, और फिर भरे दरबार के अंदर हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया, और फिर पूछा रंजीत सिंह ने नवाब मुजफ्फर खान से, मुल्तान के किले की चाबी दे दो। तो नवाब मुजफ्फर खान ने फिर पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा मुल्तान के किलों की चाबियां मेरे पेट के अंदर हैं, मेरे पेट के अंदर, मेरे पेट को चीर कर उसमें से निकाल लो। भरे दरबार में हजारों लोगों के दरमियान में जब नवाब मुजफ्फर खान को पता था कि अब मेरी जिंदगी के आखिरी टाइम आ चुका है, लेकिन उसने नवाज शरीफ की तरह सौदेबाजी नहीं की, उसने नवाज शरीफ की तरह बूट नहीं चाटे, उसने शहबाज शरीफ की तरह बूट नहीं चाटे, उसने ख्वाजा आसिफ की तरह बूट नहीं चाटे, उसने साद रफीक की तरह बूट नहीं चाटे, उसने ताहिर सादिक की तरह बूट नहीं चाटे, उसने अयाज सादिक की तरह बूट नहीं चाटे, उसने आसिफ जरदारी की तरह बूट नहीं चाटे, उसने बिलावर जरदारी की तरह बूट नहीं चाटे, उसने अपने कायरा की तरह बूट नहीं चाटे। उसने कहा ठीक है, मेरा पेट चीर लो और चाबियां निकाल लो, फिर कब्जा होगा। और उस दरबार में हजारों लोगों के सामने तलवार से नवाब मुजफ्फर खान की गर्दन उड़ा दी गई, लोगों के सामने उड़ा दी गई। ये वो नहीं है कि रात के सुबह के 4 बजे फांसी दी जा रही है, वो भी अजमत है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल की, अजमत है, लेकिन भरे दिन पर, उभरे हुए सूरज पर, हजारों लोगों के बीच में नवाब मुजफ्फर खान की गर्दन उड़ा दी गई और फिर मुल्तान पे कब्जा किया गया। ये वो तारीख है जो सराइकियों की। सराइकी दोस्तों, मुझे पता है आप तकलीफ में हैं, सैलाब से आपकी जायदादें बर्बाद हो गई हैं, आपकी छतें उड़ गई हैं, आपके बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने बच्चे और इतनी लाशें कीचड़ में लिथड़ी हुई जितनी भी मर्तबा सैलाब आया कभी नहीं देखी हैं, इतनी बेहिस हुकूमत कभी नहीं देखी है। भले वो ज़हूर इलाही चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत हो या ऊपर से शहबाज शरीफ की हो,
اصل تو فرض بنتا تھا پرویز الہی کا. پرویز الہی تو مشہور ہے کہ اس نے سرائیکی وسیب کے اندر کام کیا تھا پہلے جب اس کی حکومت تھی. تو اس کو چاہیے تھا نا ساری مشینری کو. اس کے تو فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, ایجنسیوں سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, بلکہ پیار محبت ہے. ان کو ریکویسٹ کرتا کہ میری پاکستان کی پنجاب کی مشینری یہ ساری مدد نہیں کر سکتی, آپ بھیج دیں. پچھلے سارے فلڈوں میں آپ دیکھیں کہ اب ایک آدھ کشتی شاید کوئی گئی ہو, لیکن پہلے فوج بھی مدد کرتی تھی, سب کرتے تھے. لیکن میں حیران ہوں کہ محترم قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ کے آخری 2 مہینے 3 مہینے رہ گئے ہیں. آپ جاتے جاتے پتہ نہیں اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں, آپ کے دل میں خون سفید کیوں ہو گیا ہے. آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ آپ کی دھرتی کے وہ لوگ ہیں جو گندم پیدا کر کے فوج کو کھلاتے ہیں, جو ٹیکس بھر کے فوج کو کھلاتے ہیں, فوج کو پالتے ہیں, جو ایجنسیوں کو پالتے ہیں, جو افسروں کو پالتے ہیں. ایک کرنل لیول کے بندے افسر کے ساتھ 3 4 5 6 لوگ اس کے مددگار ہوتے ہیں. اس کے کوئی نہ کوئی اس کی جوتی صاف کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس کے بچوں کی خدمت کرتا ہے, کوئی اس کی چوکیداری کرتا ہے, کوئی سیکورٹی کرتا ہے. آپ سوچیں ذرا, ایک کرنل کے ساتھ 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس سے اوپر میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل تک 100 200 لوگ ان افسران کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں. وہ سارا پیسہ کون دیتا ہے؟ یہی سرائیکی وسیب کی گندم پیدا ہوتی ہے تو دیتا ہے, یہی سرائیکی وسیب کی کپاس پیدا ہوتی ہے تو دیتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہم آپ کو پالتے ہیں, ہمیں فخر ہے ہم آپ کو پالتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم آپ کی فوج کو سلام کرتے ہیں, لیکن پھر دکھوں کے وقت میں آپ سے امید بھی تو کرتے ہیں. دکھوں کے وقت میں آپ سے مدد بھی تو چاہیے ہوتی ہے. دکھوں کے وقت میں آپ سے ریکویسٹ بھی تو ہے نا کہ آپ کشتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں, جو قوم کے پیسوں سے خریدی ہیں, بلڈوزر جو قوم کے پیسوں سے خریدے ہیں, جو وردی پہن کے جوان کھڑے ہوئے ہیں وہ قوم کے پیسے کھا کر اپنی تنخواہیں لے کر سخت جان بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا ہزاروں کی تعداد میں 5 لاکھ فوج ہے, 5 لاکھ میں سے 5000 اگر بھیج دیتے سرائیکی وسیب میں, تو آج سرائیکی وسیب کی اتنی بربادی نہ ہوتی, اتنی بربادی نہ ہوتی. ٹھیک ہے دوستو, یہ بڑے ادب سے پیار سے بات کر رہا ہوں میں, کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے اگر ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں صرف اپنے دل میں احساس پیدا کرو, سرائیکی وسیب کا احساس پیدا کرو. سرائیکی وسیب اگر گندم برباد ہو جائے گی. ایک اور بھی اگلی بات بھی کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی گندم پیدا نہیں ہوگی تو ان اقتدار والے لوگوں کو فائدہ ہوگا, آپ کی کپاس پیدا نہیں ہوگی تو ان کو فائدہ ہوگا, آپ کی گنا پیدا نہیں ہوگا ان کو فائدہ ہوگا. آپ پوچھیں گے کس طرح سے؟ بھائی اگر آپ کی گندم نہیں پیدا ہوگی آپ تو برباد ہو گئے, بھوکے مر گئے. آپ کچھ نہ کچھ کریں گے جینے کے لیے, لیکن یہ باہر سے یورپ سے چینی منگوائیں گے. آپ کی چینی 70 روپے کلو, یورپ سے چینی منگوائیں گے گنے کی کمی کی وجہ سے 120 روپے کلو, اس میں ان کا کمیشن بنے گا. گندم باہر سے منگوائیں گے, وہ آپ کی گندم لیں گے 1700 روپے من, باہر سے گندم منگوائیں گے 2200 روپے من, اس پہ ان کو کمیشن ملے گا 200 روپے 300 روپے من کا. سوچیں ذرا, ان کا فائدہ ہوتا ہے اقتدار والوں کا, وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, اور ان تمام لوگوں کا کمیشن میں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے وہ آپ کی زراعت کو برباد کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور دوستو ایک اور اصل بات کر رہا ہوں, دوستو شیئر بھی کرے سو ذرا جڑے سن دے پین. دوستو بنیادی طور تے آپ کی بربادی کیوں ہی ہے؟ آپ کی بربادی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کی سرائیکی لیڈرشپ نہیں ہے, سرائیکی وسیب کی پارٹی نہیں ہے, سرائیکی وسیب صوبہ نہیں ہے. میں نے یہ پوسٹ بھی لگائی ہے اور آپ کو دوبارہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں. یاد رکھو, پی ٹی آئی آپ کا صوبہ قیامت تک نہیں بننے دے گی, نون لیگ صوبہ نہیں بننے دے گی قیامت تک. پیپلز پارٹی سب سے بڑی دشمن ہے سرائیکی وسیب کی. ابھی ہمارا ایک دوست ہے, وہ رانا ابرار خالد ہے اس کا نام, اسلام آباد میں رہتا ہے, بڑا صحافی بنتا ہے اپنے آپ میں. وہ خود قمر الزمان قاہرہ سے سوال کر رہا ہے سرائیکی وسیب کے بارے میں, تو اس نے اس کے منہ توڑ جواب دیا. اس نے کہا کیوں تم صرف سرائیکی وسیب کی بات کرتے ہو؟ اس نے سرائیکی وسیب بھی نہیں, جنوبی پنجاب کہا. چلو ان کو تکلیف نہ ہو,
اس کے باوجود उसने कमरुज़्ज़मा कारा ने कहा सिर्फ एक इलाके की क्यों बात करते हो। जाहिर है फिर उसने कहा राना इब्रार खालिद ने कि जनाब मेरा घर पानी में डूब गया, मेरे माँ बाप का घर पानी में डूब गया, मेरे रिश्तेदार पानी में डूब गए, और मैं उसी राना इब्रार को पिछले 5 साल से समझा रहा था। उनको समझ नहीं आती थी, अपना ज़ाती फ़ायदा संभालने के लिए वो पीपल्स पार्टी की मदद करते थे। और आज आपको एहसास होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं, आपको समझ आनी चाहिए, लॉजिक से बात कर रहा हूं। आधे सिंध में सराइकी बोलते हैं लोग, आधे सिंध में सराइकी। अगर सराइकिस्तान सूबा बन गया तो आधे सिंध के सराइकी जाग जाएंगे। आधे केपी के अंदर केपीके के अंदर आधे लोग सराइकी बोलते हैं। देरा इस्माइल खान सारा सराइकी, बन्नू सारा सराइकी, टांक सारा सराइकी। अगर सराइकी सूबा बन गया, केपीके के सराइकी जाग जाएंगे। इसलिए पठान और पीटीआई कभी क़यामत तक आपका सूबा नहीं बनने देंगे। और अगली बात, नून लीग की बात कर लो, उकाड़े तक लोग सराइकी बोलते हैं, उकाड़े तक। आधा फैसलाबाद सराइकी बोलता है, आधा फैसलाबाद। मैं शहर की बात नहीं कर रहा, शहर में तो इंडिया से आए हुए लोग हैं ना, जो सारा ज़िला फैसलाबाद है वो सारा का सारा सराइकी बोलता है, जंग सराइकी बोलता है। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर हुक्मरान लाहौरी हैं, इसलिए वो बेचारे लाशऊरी में कहते हैं कि जी असी तो लाहौर दे नाल हां जी, लाहौर दे नाल हां जी असी ते। ठीक है ना जी। तो बुनियादी तौर पे जब आपका सूबा बन गया तो इन तमाम इलाकों में, और हाँ बलूचिस्तान की भी बात बता देता हूँ, आधे बलूचिस्तान में आधे लोग सराइकी बोलते हैं। पाकिस्तान का 60% हिस्सा सराइकी है, 40% 4 सूबे हैं। तो अगर सराइकिस्तान सूबा, सराइकी सूबा, या इवन चलो इन जालिमों को दिल ठंडा करने के लिए कह देते हैं कि अगर जनूबी पंजाब सूबा भी बन गया तो इन लोगों को पता है कि हमारे सराइकी बोलने वाले हमारे इलाके में वो जाग जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि आपका सूबा नहीं है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि आपका हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि पुलिस आपकी नहीं है, आप सैलाब में बर्बाद होंगे क्योंकि फ़ौज में आपकी रेजिमेंट नहीं है। बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, अपने पंजाब रेजिमेंट है, पख्तून रेजिमेंट है, लेकिन सराइकी रेजिमेंट नहीं है। क्यों? कि उनको पता है कि सराइकी आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर रेजिमेंट बना दी तो ये ताकतवर हो जाएंगे। आज सुबह मुझसे एक आदमी पूछ रहा था, अब आप सुन रहे हैं, आपको जवाब दे देता हूँ। उसने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उसने कहा जी कि आपका सूबा कब बनेगा? मैंने कहा यार अभी आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर उसने कहा आखिर कौन बनाएगा? मैंने कहा जी पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल हमारा सूबा बनाएंगे। वो कहने लगा कैसे? तो मैंने कहा भाई जब तक हमारे 18 कोर कमांडर होते हैं उसमें से 4 या 5 लेफ्टिनेंट जनरल हमारे नहीं होंगे सराइकी वसेब के, तो उस वक्त तक सूबा नहीं बनेगा। तो उसको बात समझ आ गई। उसने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा हाँ, एक हमारा लेफ्टिनेंट जनरल आया था आसिम बाजवा, जिसका रहीम यार खां से ताल्लुक़ है, ठीक है। अगर उसके साथ 4-5 और लेफ्टिनेंट जनरल होते तो 18 कोर कमांडर में से 5 हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते। तो वो फिर बाकी 5-7 को कायल करते कि भाई मेहरबानी करो इसको सूबा बना दो, ठीक है। तो वहाँ डायलॉग होता, ठीक है जी, कोर कमांडर्स की मीटिंग में डायलॉग होता और फिर अक्सरियत हमारी होती और सूबा बन जाता। अब क्योंकि हमारी रेजिमेंट ही नहीं है, हमारा लेफ्टिनेंट जनरल बन ही नहीं सकता, तो फिर इसलिए उनकी मर्जी है, उनके रहमो करम पे, जब उनकी मर्जी आएगी बना देंगे। तो दोस्तों जहां भी आप रहते हैं, आपके ऊपर ड्यूटी है कि आप अब अफवाज पाकिस्तान तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपनी बात ख़त के ज़रिए पहुंचाएं कि हमारी सराइकिस्तान रेजिमेंट, सराइकी वसेब रेजिमेंट, या चलो आपका दिल खुश करते हैं जनूबी पंजाब रेजिमेंट बना दें। क्योंकि उससे ये होगा आने वाले वक्त में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स वो भी आएंगे और फिर हमारे इलाके का सूबा भी बनेगा।
لیکن اس وقت تک دوستو جدوجہد تو کرنی پڑے گی. یہ مت سوچنا کہ اگر ہماری سرائکی ریجمنٹ نہیں ہے تو ہم اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، تحریک بند کر دیں. نہیں 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 نہیں.